हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रक्त का एक पाउच है। और ये पाउच आपने अस्पतालों में तब देखा होगा जब किसी के लिए रक्तदान किया होगा या अपने किसी बीमार परिचित के लिए लिया होगा। तो ये रक्त का एक पाउच है। इसी प्रकार रक्त आपने अपने सामान्य जीवन में देखा होगा जब छोटी मोटी चोट लग जाती है या शरीर का कोई अंग कट जाता है तब हमारे शरीर से रक्तस्राव होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं रक्त की संरचना को, अर्थात रक्त किन किन घटकों से मिलकर बनता है। रुधिर, जिसे हम रक्त या लहू भी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि लाल रंग का होता है। तरल का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव। संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ता है, इसलिए इसे हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये बनता है प्लाज्मा से और रुधिर कणिकाओं से मिलकर के। इसमें लगभग 55% होता है प्लाज्मा और शेष 45% होती हैं रुधिर कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसल्स। ये एक होता है विलीन कोलॉइड। कोलॉइड विलीन वो विलीन होता है जिसके कणों को हम छानकर, निथारकर या अन्य किसी विधि से अलग कर सकते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक निर्जीव द्रव होता है। इसी द्रव में रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। आप जानते हैं कि 7 जिसका भी मान होता है वो विलीन उदासीन होता है। 7 से अधिक यदि मान है तो वो क्षारीय होता है और 7 से कम पर होता है अम्लीय विलयन। रुधिर है, देखिए इसके दो भाग हैं। पहला भाग है प्लाज्मा 55% और दूसरा भाग है रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं 45%। देखिए ये इस टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया आपके लिए रुधिर यानी ब्लड, और जब इसके जो कण होते हैं रुधिर कणिकाएं वो अलग हो जाती हैं तो कुछ इस प्रकार होता है। आप देख रहे हैं लगभग आधे से अधिक भाग में ये पीले रंग का लिक्विड है जो ऊपर है, तैर रहा है। वास्तव में प्लाज्मा है। और सबसे नीचे जो दिख रहा है आपको लाल रंग, ये है आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, जिसका हम अध्ययन आगे करने वाले हैं। और देखिए बिल्कुल बीच में एक छोटा सा स्थान है लगभग 1% या उससे कम, जिसमें शेष रक्त कणिकाएं हैं व्हाइट और प्लेटलेट्स। इसका अध्ययन हम अभी आगे करने वाले हैं। पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है जिसमें 91% जल और शेष 9% में होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थ, जैसे ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो अम्ल, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट इत्यादि। ये सभी मिनरल्स इस प्लाज्मा में रहते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा का ही एक पाउच है। ये प्लाज्मा है। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखिए। ये प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन एवं प्रोथेम्बिन नाम के दो प्रोटीन होते हैं। यही प्रोटीन ब्लड को क्लॉटिंग करने में यानी ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग जो होता है वो होता है बिलिरुबिन नामक पिगमेंट यानी वर्णक के कारण। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जो होती है वो लिवर यानी यकृत में बनती है। सभी प्रकार के हार्मोन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। आगे यदि हम बात करें तो प्लाज्मा में कमी आने पर रुधिर जो होता है उसका परासरणी दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पानी जो होता है वो ऊतकों यानी टिश्यूज है। इसी के कारण हाथ, पैर या अन्य शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है, वो फूल जाते हैं। इसे हम कहते हैं एडिमा। प्लाज्मा ही आंतों से शोषित होने वाले पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट्स की, यानी प्लाज्मा के अलावा जो होता है दूसरा पार्ट वो होता है रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। ये रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं RBC। इसका एक अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। नंबर 2 पर होता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं WBC। इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। नंबर 3 होती हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे ब्लड में। ये देखिए चित्र में, ये अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की दिखाई गई हैं आपके लिए। तो इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं लाल रक्त कणिका यानी RBC की। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी आकृति होती है द्विअवतल यानी एक अवतल लेंस की भांति, जो बीच से कुछ दबी होती है और किनारों से कुछ मोटाई अधिक होती है जिनकी। तो लाल रक्त कणिका जो होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर के सारे शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंगों से श्वसन अंगों तक लाना। ये मुख्य कार्य होता है इनका। देखिए इनका आकार किस प्रकार का होता है, ये देखिए आपके सामने, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। ये देखिए एक रुधिर कणिका है, ये इसका आकार किस प्रकार का होता है आप देख पा रहे हैं बेहतर। RBC को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है। इसी वर्णक यानी पिगमेंट के कारण इनका रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है वो कुछ दिन से लेकर के लगभग 4 महीने यानी 120 दिन तक होती है। गर्भस्थ शिशु यानी फेटस जो होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें RBC का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है और जन्म के बाद में अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो RBC होती हैं, उनका भक्षण प्लीहा, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन, वो करती है। इसलिए हम प्लीहा को RBC का कब्रगाह यानी कब्रिस्तान कहते हैं। हीमोग्लोबिन में लोह तत्व होता है Fe+2 के रूप में, और इसकी कमी के कारण ही रक्त अल्पता यानी खून की कमी, जिसे हम कहते हैं एनीमिया रोग जो होता है वो हो जाता है। मनुष्य में RBC में जो होता है उसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जालिका, गोल्जिका और राइबोसोम नहीं पाया जाता। यहाँ ध्यान देने की एक महत्वपूर्ण बात है कि हम मनुष्य के RBC से DNA टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि RBC में केंद्रक नहीं होता और केंद्रक न होने के कारण इसमें DNA भी नहीं होता। केंद्रक में DNA होता है। एक वयस्क मनुष्य में RBC की संख्या होती है वो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। स्त्रियों में ये कुछ कम होती है और स्त्री में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक इनकी संख्या हो सकती है। यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति DL मतलब होता है डेसीलीटर तक होता है, और स्त्रियों में हीमोग्लोबिन 12 से लेकर के 15.5 ग्राम जो डेसीलीटर होता है, लिखा हुआ है DL इन डेसीलीटर, वो होता है 100 ml यानी 100 मिलीलीटर के बराबर। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनमें RBC की संख्या सामान्य मनुष्यों से कुछ अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कणिका यानी WBC की। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं।
इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो हानिकारक तत्वों, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं या विषाणुओं से शरीर की रक्षा करना होता है। इनकी आकृति अमीबा के समान यानी अनिश्चित होती है। इनका कोई आकृति निश्चित नहीं होती। ये आकार में आरबीसी से बड़ी होती हैं। ये देखिए श्वेत कणिकाएं यहाँ दिखाई गई हैं आपके लिए। ये 5 होती हैं मुख्य रूप से, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इनको मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में आगे। देखिए कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसे हम बोलते हैं कणिका में, और दूसरी होती हैं अग्रेन्युलोसाइट्स, जिन्हें बोलते हैं कणिका रहित। जो पहले वाली हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, वो होती हैं 3 प्रकार की, और जो दूसरी हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। इस प्रकार कुल मिलाकर ये WBC 5 प्रकार की होती हैं। अब पहले बात करते हैं हम ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कणिका में। ये होती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अगर इनकी हम विस्तार से बात करें संक्षिप्त में, तो इन तीनों की देखिए चित्र आपके सामने है, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे प्रथम जो आती है वो WBC में जो होती है, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनका मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं का भक्षण करना। इन्हें हम माइक्रोफेजेस भी कहते हैं। जो दूसरी होती हैं ईओसिनोफिल्स, एलर्जी, अस्थमा, कृमि के इन्फेक्शन होने से रक्त में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तीसरी होती हैं बेसोफिल्स, ये सबसे छोटी WBC है तथा हेपेरिन एवं हिस्टामिन का वहन करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो थी ग्रेन्युलोसाइट्स। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 मोनोसाइट्स। तो इनका भी संक्षिप्त में देखते हैं अलग अलग। जो लिम्फोसाइट होती है उसका जीवन काल वर्षों तक होता है और एंटीबॉडी का निर्माण करने में ये भूमिका निभाती है अपनी। जो बाह्य पदार्थ यानी एंटीजन से क्रिया करके उन्हें नष्ट करते हैं। दूसरी है मोनोसाइट्स, ये सबसे बड़ी WBC है। ये जीवाणु आदि बाह्य पदार्थों का भक्षण करती है। इन्हें हम मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा, इसलिए जो पहले थी उसका नाम था माइक्रोफेजेस, इसका नाम है मैक्रोफेजेस। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा तथा लिम्फ नोड में। इनका जीवन काल औसतन 1 से 4 दिन होता है। जो इसमें लिम्फोसाइट मैंने अभी बताई थी वो अधिक समय तक जीवित रह सकती है, उसका जीवन काल कई वर्षों तक भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, WBC में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में DNA होता है। इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति के WBC से DNA टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन RBC से DNA टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि RBC में केंद्रक नहीं होता, इसलिए DNA भी नहीं होता। WBC की हम संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 4000 से लेकर के 11000 तक होती है 1 घन मिलीमीटर ब्लड में। ब्लड कैंसर में जो ये कणिकाएं होती हैं वाइट यानी WBC, उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 होती हैं रुधिर पट्टिकाएं यानी ब्लड प्लेटलेट्स। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये वास्तव में कोशिकाएं न होकर के एक बड़ी कोशिका के टुकड़े के रूप में होती है। इनका आकार जो होता है WBC एवं RBC से छोटा होता है और इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना यानी रक्त में थक्का बनाना। इनका निर्माण भी अस्थिमज्जा में ही होता है, 1 सप्ताह तक होता है। प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करती हैं और खून बनाने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में। ये देखिए, ये एक बोन है। आपने देखा होगा हड्डी के अंदर का भाग कभी, तो जो हड्डी होती है अंदर से कुछ स्पंज टाइप होती है, कुछ खोखली जैसी होती है, उसे बोलते हैं बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में एक बनती है स्टेम सेल। इस स्टेम सेल से बनते हैं RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और WBC यानी सभी प्रकार की जो कणिकाएं हैं वो हमारे बोन के बोन मैरो में बनते हैं। चलिए अंत में बात करते हैं रक्त से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की।
रक्त जो होता है वो शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। इस प्रकार ये लगभग 5 से 6 लीटर के मध्य होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। नवजात के शरीर में करीब 250 ml यानी 1 कप के बराबर खून की मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है वो लगभग 5.6 लीटर होती है, जबकि एक महिला में ये औसतन 4.5 लीटर होता है। हालांकि ये एकदम निश्चित नहीं है, महिला या पुरुष के स्वास्थ्य एवं शरीर के आकार पर ये थोड़ा ऊपर नीचे यानी कम ज़्यादा हो सकता है। दुनिया में जो सबसे पहला ब्लड बैंक था वो 1937 में स्थापित किया गया था। एकमात्र स्थान जहां मानव शरीर में रक्त नहीं होता वो होता है हमारे आंख का भाग, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया सीधे हवा से ऑक्सीजन ले लेता है और कॉर्निया में कोई भी ब्लड नहीं होता, इसीलिए हम नेत्रदान के समय किसी भी व्यक्ति के कॉर्निया को, किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं। रक्त के समान इसमें कोई मिलान नहीं होता ग्रुप का। मनुष्य के पास कृत्रिम हृदय हो तो काम चल सकता है, लेकिन कृत्रिम रक्त संभव नहीं, यानी जो नेचुरल रक्त है उसका कोई विकल्प नहीं होता। हमारा जो शरीर है उसमें लगभग 0.2 मिलीग्राम तक सोना यानी गोल्ड होता है। पहला सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंसानों के बीच नहीं बल्कि कुत्तों के बीच हुआ था और ये घटना हुई थी सबसे पहले 1665 में। ब्राजील के आदिवासी समूह है एक बोरोरो। इस समूह के जितने भी लोग हैं उन सभी का रक्त ग्रुप एक समान है और वो है O। एक बूंद खून में लगभग 10,000 WBC और लगभग 2.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। नसों में जो ब्लड हमारा दौड़ता है उसकी रफ्तार लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये पूरे दिन में लगभग 96,000 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, सबसे पहले उन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रसंचरण की खोज की थी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी लगातार मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।